तो पहले जो है हम बात कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, जिसमें आपका क्वेश्चन था कि आपको जो है डिफ़ाइन करना है एंटीपार्टम हैमरेज, क्या क्या टाइप्स होते हैं एंटीपार्टम हैमरेज की, और आप जो है कैसे मैनेज करेंगे। एंटीपार्टम हैमरेज का एक केस है अगर आपके पास, तो उसका जो है जब एडमिशन हो चुका है हॉस्पिटल में, तो फर्स्ट 8 आवर्स में जो है आप जो है किस तरीके से मैनेज करेंगे केस ऑफ एंटीपार्टम हैमरेज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डिफाइन एंटीपार्टम हैमरेज। तो आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन ने पूछा है सिर्फ और सिर्फ उतना ही लिखना है, उसके ज़्यादा जो है आपको उसमें नहीं लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटीपार्टम हैमरेज होता क्या है। तो एंटीपार्टम हैमरेज और पोस्टपार्टम हैमरेज आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पोस्टपार्टम हैमरेज में क्या होता है कि डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसे हम बच्चों बोलते हैं पोस्टपार्टम हैमरेज। एंटीपार्टम हैमरेज का मतलब होता है कि जो डिलीवरी से जो पहले ब्लीडिंग कॉज होती है उसे हम बोलते हैं एंटीपार्टम हैमरेज। तो इसमें ध्यान रखने वाली कौन सी चीज़ है कि 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद बट बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, उसको हम बोलते हैं एंटीपार्टम हैमरेज, जो ब्लीडिंग कॉज होती है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन दी हुई है आपको, एंटीपार्टम हैमरेज इज़ डिफाइंड एज द ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि ऐसी ब्लीडिंग जो जेनिटल ट्रैक्ट से हो रही है आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद बट बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी कि बच्चे की डिलीवरी से पहले। इसमें आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो होती है लेबर की वो इंक्लूड होती है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे आते हैं कॉजेज़ ऑफ एंटीपार्टम हैमरेज, यानी कि क्या कारण होता है एंटीपार्टम हैमरेज का कि जो ब्लीडिंग है वो कोज होती है। तो इसमें सबसे पहला कोज आता है वो हमारा आता है प्लेसेंटल कॉजेज़, यानी कि जो प्लेसेंटा है अगर उसके अंदर कोई भी जो है डिफॉर्मिटी वगैरह होती है या उसके अंदर जो है किसी भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से जो है ब्लीडिंग कोज होती है। प्लेसेंटल कॉजेज़ में भी आपके दो तरह के टाइप्स होते हैं। इसमें आपका आता है प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा और लो लाइक प्लेसेंटा। प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो समय से पहले अगर सेपरेट हो जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग कोज होना स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे जो है ये जो है एक कारण है किसका, एंटीपार्टम हैमरेज का। सेकंड है लो लाइंग प्लेसेंटा, यानी कि जो प्लेसेंटा है अगर वो अपने नॉर्मल पोजीशन की जगह से हट कर नीचे वाली यानी कि लो लाइंग नीचे आ जाता है तो उसमें क्या होता है जो प्लेसेंटा है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कॉज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन कॉज ऑफ एंटीपार्टम हैमरेज। इसके अलावा इसके अगर हम और कोजेस की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है सर्वाइकल कार्सिनोमा, यानी कि अगर सर्विक्स का कैंसर है तो उस केस में, या फिर सर्वाइकल इरोजन, जो सर्विक्स है अगर उसमें इरोजन हो जाता है तो उसकी वजह से एंटीपार्टम हैमरेज कॉज हो सकता है। इसके अलावा सर्विकल पॉलिप, यानी कि जो सर्विक्स है अगर उसके अंदर कोई भी पॉलिप वगैरह बन जाता है तो उसकी वजह से जो है एंटीपार्टम हैमरेज कॉज हो सकता है। या फिर वेरिकोज वीन इन वेजाइना, अगर वेजाइना में वेरिकोज वीन जो है वो प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी क्या है एंटीपार्टम हैमरेज कॉज हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स की। इसका हमारा जो फर्स्ट था यानी कि ए पार्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड है आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटीपार्टम हैमरेज। तो अगर टाइप्स की बात करें तो टोटल इसके दो तरह के इसके टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है प्लेसेंटा प्रीविया, सेकंड आपका होता है एब्रप्शो प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो ख़त्म होने के बाद भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दे दूँ प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। प्लेसेंटा प्रीविया में जो आपका प्लेसेंटा है वो क्या हो जाता है, वो पार्शली जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होती है वहाँ पे जाके जो है इम्प्लांट हो जाता है नियर सर्वाइकल ओस, जो सर्विक्स की ओस होती है उसके पास में। ये जो है चार तरह से होता है, लो लाइंग, मार्जिनल, पार्शियल और कंप्लीट। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हो तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। सेकंड हमारा आता है एब्रप्शो प्लेसेंटा। तो एब्रप्शो प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो नॉर्मली प्लेस्ड प्लेसेंटा है वो जो उसकी नॉर्मल साइट होती है प्लेसेंटा की अटैच होने की, वहाँ से क्या होता है सेपरेट हो जाता है। प्रीविया में क्या होगा, प्लेसेंटा प्रीविया में होगा इम्प्लांटेशन, ठीक है, पार्शली या फिर होलली इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। और एब्रप्शो प्लेसेंटा में वो सेपरेट हो जाता है जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है वहाँ से। तो जो नेक प्लेसेंटल बैड होती है वहाँ से क्या हो जाता है ब्लीडिंग कॉज होने स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम एब्रप्शो प्लेसेंटा बोलते हैं। सी
जस्ट सपोज दिस इज़ योर यूट्राइन सेगमेंट, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा नॉर्मल प्लेसेंटा है वो हमारा, जस्ट सपोज ये जो है ये हमारा नॉर्मल प्लेसेंटा है इस जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ है कि जो आपका प्लेसेंटा है जो उसकी ओरिजिनल साइड थी, देखो ये है हमारी 2 यूट्राइन बॉडी है, ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल प्लेसेंटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये जो है सेपरेट हो गया। अब ये सेपरेट कैसे हुआ कि ये क्या है, ये जो है ऐसे आ गया, ठीक है। तो अपनी जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ से क्या हुआ, ये यहाँ से जो है सेपरेट हो गया। तो ये जो एरिया जो बचा है यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ब्लीडिंग कोज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एब्रप्शो प्लेसेंटा। अगर नॉर्मली प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो जाता है अपनी ओरिजिनल जगह से, तो जो नेक्ड प्लेसेंटल बेड होती है वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम एब्रप्शो प्लेसेंटा बोलते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक रिवील्ड, एक कंसील्ड और हमका थर्ड होता है मिक्स्ड वैरायटी। तो रिवील्ड में क्या होता है कि देखो जैसे बच्चों नाम है तो नाम से समझने की कोशिश करो, ठीक है। रिवील्ड यानी कि इसमें क्या होगी, जो ब्लीडिंग है वो आपको बाहर की साइड देखने के लिए मिलेगी, यानी कि जो वेजाइना है उसके आउटसाइड आपको जो है ब्लीडिंग इसमें से देखने के लिए मिलेगी, क्यों, क्योंकि इसका नाम क्या है, रिवील्ड, ठीक है। इस टाइप में क्या होगा कि ब्लीडिंग होगी पर वेजाइना फॉलोइंग द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। जैसे ही सेपरेट हो जाएगा प्लेसेंटा अपनी जगह से, तो जो ब्लीडिंग है वो हमें बाहर दिखाई देती है। कंसील्ड का मतलब होता है कि जो ब्लड है वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है, वो कलेक्ट होता है जो आपका प्लेसेंटा जो सेपरेट हुआ है वहाँ से, तो बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड द डेसिडुआ। आपको पता होगा प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियम हमारी लेयर होती है उसे हम डेसिडुआ बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा जो है वहाँ से सेपरेट होता है, तो जो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर होती है वहाँ पे और जो आपकी मेम्ब्रेन्स होती हैं प्लेसेंटा की, ठीक है, उसके बीच में जो है जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, कंसील्ड हो जाता है, यानी एक तरह से इकट्ठा हो जाता है। तो वो बाहर आपको जो ब्लीडिंग है वो नहीं दिखाई देगी, लेकिन इंटरनली क्या होगा कि ब्लीडिंग मदर को कोज हो रही होगी। थर्ड आपका जो टाइप आता है वो आता है मिक्स्ड वैरायटी। तो मिक्स्ड वैरायटी में क्या होगा कि आपको ब्लीडिंग बाहर भी दिखाई देगी और साथ ही साथ जो ब्लीडिंग है वो अंदर भी कोज हो रही होगी। इसमें क्या होगा, ओनली ए पार्ट ऑफ द ब्लड कलेक्ट्स बिहाइंड द प्लेसेंटा, यानी कि कुछ पार्ट जो होगा वो प्लेसेंटा के पीछे की साइड जो है कलेक्ट हो जाएगा, और जो कुछ पार्ट होगा वो आपको जो है बाहर, यानी कि बाहर जो है वेजाइना के आउटसाइड जो है आपको लीक आउट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल प्लेसेंटा की है, ये हमारी प्लेसेंटा एब्रप्शो की है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है आपका प्लेसेंटा, ठीक है, जो कि कनेक्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड से फीटस की। अब यहाँ पे आप देखिए आपका जो प्लेसेंटा है वो क्या हो गया, वहाँ से जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ से थोड़ा सा सेपरेट हो गया, तो वहाँ से यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका जो ब्लड है वो लीक आउट करना बाहर की तरफ जो है स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक बार आप जो है, मैं इमेज को थोड़ा अच्छे से जूम कर देती हूँ, देखिए आप इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या है, ये नॉर्मली जो प्लेसेंटा है वो अटैच है जो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर होती है उससे। बट इस केस में क्या है, इस केस में आप देख सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो क्या हो गया है, अपनी जो ओरिजिनल साइट है वहाँ से जो है सेपरेट हो गया है, और यहाँ से जो है आपको जो है ब्लीडिंग जो है दिखाई देगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर आपको क्लियर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं कोशिश करूँगी कि आपको दोबारा से और अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। अब बात करते हैं इटियोलॉजी की, यानी कि क्या इसका कारण होता है कि जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसकी क्या इटियोलॉजी है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका जो सबसे पहला कारण आता है वो आता है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, यानी कि हाइपरटेंशन। आपने पढ़ा होगा प्री क्लैम्शिया, इक्लैम्शिया, तो प्री क्लैम्शिया जो है इसकी एक इटियोलॉजी है, यानी कि इसका एक कारण है। इसके अलावा ट्रोमा फॉलोइंग विगरस सिफेलिक वर्जन, अगर जो है आप जो है विगरस सिफेलिक वर्जन करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर बच्चे को ट्रोमा पहुंच जाता है या फिर प्लेसेंटा को ट्रोमा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या है, ब्लीडिंग कोज हो सकती है, या फिर ट्रोमा ड्यू टू डायरेक्ट ब्लो और फॉल ऑन एब्डोमेन। अगर जो है मदर जो है वो मतलब फोर्स के साथ अगर वो नीचे गिर जाती हैं या फिर एब्डोमेन पे चोट लग जाती है उसकी वजह से, या फिर कोई भी ट्रोमा जिसकी वजह से जो मदर है उसको जो है उसके एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ रहा है, तो उसके वजह से भी जो है आपका जो है प्लेसेंटा एब्रप्शो प्लेसेंटा जो है हो सकता है। इसके अलावा सडन डिकम्प्रेशन ऑफ यूट्राइन कैविटी फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स इन हाइड्रा एमन्यूज आफ्टर द फर्स्ट बेबी ऑफ ट्विंस। इन केस अगर जो है ट्विन प्रेगनेंसी रही है मदर को और उसमें क्या हुआ है कि
स्पॉन्टेनियस जो है मेम्ब्रेन जो है उनका रप्चर हो गया है हाइड्रा एमनियोस, यानी कि हाइड्रा एमनियोस में क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उस वो कितना होता है, वो कम हो जाता है, राइट। पॉलीहाइड्रा एमनियोस में क्या होगा कि 2000 ml से ज़्यादा होगा, और आपका ओलिगोहाइड्रा एमनियोस यानी कि हाइड्रा एमनियोस में क्या होगा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी जो क्वान्टिटी है वो कम होगी। तो अगर जो है ट्विन बेबी है, ठीक है, किसी भी मदर को, और उनका जो है स्पॉन्टेनियस रप्चर हो चुकी है मेम्ब्रेन हाइड्रा एमनियोस के केस में, तो उसकी वजह से जो आपकी यूट्राइन कैविटी है वो डिकम्प्रेस हो जाएगी एकदम से, तो उसकी वजह से भी जो है कोज हो सकता है प्लेसेंटा एब्रप्शो। इसके अलावा सर्कमवैलेट प्लेसेंटा, अगर सर्कमवैलेट प्लेसेंटा है तो उस केस में, या फिर शॉर्ट कोड यानी कि जो कोड है वो अपनी नॉर्मल उससे क्या है कम है, तो उस केस में भी ये हो सकता है। या फिर सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम, इन केस अगर मदर को जो है सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम है तो उस केस में भी ये कोज हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे की। प्लेसेंटल सेपरेशन में अकर इन स्मॉल एरिया, जो प्लेसेंटल सेपरेशन है वो स्मॉल एरिया में अकर हो सकता है, एंड ऑल्सो द क्लॉट रिमेन्स बिहाइंड प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटल बैड बट नो ब्लड स्केप थ्रू द सर्विक्स, इट इज़ कॉल्ड कंसील्ड एब्रप्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जो ब्लड है वो क्या है, जो क्लोट है अगर वो कंसील्ड हो चुका है, यानी कि मेम्ब्रेन और जो डेसिडुआ वाली लेयर है आपकी उसके अंदर जो है ब्लड कलेक्ट है, तो उसे हम बोलते हैं कंसील्ड एब्रप्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें, फर्दर सेपरेशन कॉजेज लॉस ऑफ ब्लड विच पास डाउन थ्रू द सर्विक्स एंड इट इज टर्म्ड रिवील्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन। इसके अलावा अगर जो प्लेसेंटा जो है वो क्या है, वो और भी ज़्यादा सेपरेट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड का जो है लॉस होगा, जो कि आपको जो है बाहर की तरफ दिखाई देगा सर्विक्स के थ्रू, क्योंकि वो बाहर आएगा जो भी ब्लीडिंग कोज हो रही होगी मदर को, तो उसको हम बोलेंगे रिवील्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन, बिकॉज उसमें जो ब्लड है वो आपको बाहर की तरफ जो है रिवील्ड होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि बाहर आपको दिखाई देगा। इसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट था इस क्वेश्चन का, दैट विल बी हाउ विल यू मैनेज अ केस ऑफ एंटीपार्टम हैमरेज इन फर्स्ट 8 आवर्स आफ्टर एडमिशन इन हॉस्पिटल। तो इसके आंसर की हम बात करते हैं, तो आपको जो है फर्स्ट आवर्स जो आफ्टर एडमिशन में जो है आप जो है क्या ट्रीटमेंट जो है, क्या मैनेजमेंट जो है आप करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैनेजमेंट ऑफ एंटीपार्टम हैमरेज, पेशेंट शुड बी इन हॉस्पिटल विद एडवोकेट फैसिलिटीज़। देखिए अगर आपको पता है कि मदर जो है इसको ब्लीडिंग कॉज हो रही है, मदर जो है वो एंटीपार्टम हैमरेज की है, तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मदर है उनको हॉस्पिटल लेकर आना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें मेंशन क्या हुआ है कि वो जो है हॉस्पिटल में आ चुकी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन करी गई है कि आफ्टर इन 8 आवर्स आफ्टर एडमिशन, तो आप क्या उसमें ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हॉस्पिटल के पास क्या होना चाहिए, एडवोकेट फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। अब फैसिलिटीज़ किस चीज़ की अवेलेबल होनी चाहिए, सबसे पहले है ट्रांसफ्यूज़न की, क्योंकि मदर को क्या है ब्लीडिंग कोज हो रही है, ऑल राइट, एंटीपार्टम हैमरेज है यानी कि ब्लीडिंग जो है कोज हो रही है, तो मदर जो है वो हाइपोवोलेमिया में जा सकती है, यानी कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, मदर की वो क्या है वो कम हो सकती है, तो हाइपोवोलेमिया से उसे बचाने के लिए, ठीक है, साथ ही साथ जो ब्लड है उसकी पूर्ति को करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसफ्यूजन जो है हमारे पास, ट्रांसफ्यूजन अरेंजमेंट जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़। सेकंड, फॉर सिजेरियन सेक्शन हमारे पास जो है एडवोकेट स्टाफ जो है, डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, इन केस अगर जो मदर है उनको इमरजेंसी में जो है हमारा सिजेरियन सेक्शन कराना पड़े, या फिर जो बच्चा है फीटस जो है अगर वो जो है किसी भी डिस्ट्रेस में जाता है, उस केस में अगर हमें जो है एकदम जो है उसके लिए इमीडिएट हमें अगर जो है रिएक्शन करना है, यानी कि एकदम से हमें एक्शन लेना है, तो उस केस में जो है सिजेरियन सेक्शन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। साथ ही साथ न्यूनेटल रिसस्टिटेशन, यानी कि न्यूनेटल रिसस्टिटेशन जो है वो और ऑक्सीजन ट्रे जो है वो आपकी हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। साथ ही साथ इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग जो है आपके पास जो है होनी चाहिए। अब इनिशियल मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले क्या करना है, तो इनिशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले जैसे ही आपके पास मदर आई है, क्योंकि हमें जो है इसमें एकदम जो है एकदम फुर्ती के साथ काम करना होता है, तो इसमें क्या है ब्रीफ हिस्ट्री आपको जो मदर है उसकी कलेक्ट करनी है, कि कहीं मदर को कोई चोट तो नहीं लगी है, या फिर मदर को जो है कोई इक्लैम्पशिया हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर जो है मदर की जो कोड है वो शॉर्ट तो नहीं है, इसके अलावा मदर को कोई सिंड्रोम वगैरह तो नहीं है, कोई
किसी प्रकार की उनकी हिस्ट्री तो नहीं रही है, ये सब चीज़ें जो है आपको पहले ही मदर की ले लेनी है। ब्रीफ हिस्ट्री यानी कि जल्दी जल्दी आपको जो है छोटी सी मतलब उनके बारे में सब कुछ जो है ब्रीफ में आपको ले लेना है। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट जनरल कंडीशन, आपको जो है जब आप ये हिस्ट्री लेंगे उसके साथ साथ आपको क्या करना है, पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है उसको भी इवैल्यूएट करना है। इनिशिएशन ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट, जो भी लेबोरेटरी टेस्ट हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ठीक है, ब्लड यूरिया, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो सब चीज़ें आपको जो है इनिशिएट यानी कि स्टार्ट कर देनी है। एंड ट्रीटमेंट, इमीडिएट मैनेजमेंट जो है आपको जो है वो लेना है। इमीडिएट मैनेजमेंट में क्या लेंगे कि जैसे कि जो इंट्रावीनस कैनुला है वो आपको जो है मदर को लगा देना है, राइट, जैसे ही मदर जो है हमारे पास आई है हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले हमारा आता है ब्रीफ हिस्ट्री कलेक्शन। ब्रीफ हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या करेंगे, तो एक ब्रीफ हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले जो है आपको चेक करना है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एसोसिएटेड है, कि मतलब जो मदर है उसको अगर एंटीपार्टम हैमरेज अगर उसको ब्लीडिंग कोज हो रही है तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स है जो कि इसके साथ असेस्ड है। फॉर एग्जांपल कहीं मदर को कोई ट्रॉमा वगैरह तो नहीं हुआ या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से जो है वो ब्लीडिंग कोज तो नहीं हो रही। इसके अलावा अमाउंट एंड कैरेक्टर ऑफ ब्लीडिंग, आपको जो है ब्रीफ हिस्ट्री कलेक्शन में आपको क्या करना है, आपको देखना है, मदर से पूछना है कि ब्लीडिंग जो है आपको किस तरीके की हो रही है, कितना अमाउंट है, कब से आपको ब्लीडिंग हो रही है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा आपको और पूछना है प्रेजेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन और रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, कि जो मदर है उसको जो कॉन्ट्रैक्शंस है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो कितनी कितनी देर में आ रहे हैं और कहीं उसको जो है एब्डोमिनल पेन तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा उनकी जो गैस्टेशनल एज है वो आपको पता करनी है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से, और अल्ट्रासाउंड स्कैन के थ्रू। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटल साइट, जो प्लेसेंटल साइट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है। एंड परसेप्शन ऑफ फिटल मूवमेंट, आपको जो है फील करके देखना है कि जो फीटस है उसके जो मूवमेंट्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब फील हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले असेस करना है फीटस की जनरल कंडीशन, उसका हार्ट रेट एंड जनरल मदर कंडीशन, जो माँ है और जो फीटस है उन दोनों की जनरल कंडीशन को है आपको असेस करना है। फीटस में आप क्या असेस करेंगे, जो फीटस है उसकी हार्ट रेट आपको असेस करनी है, और मेटरनल जनरल कंडीशन में जो उसके नॉर्मल वाइटल साइंस होते हैं वो। तो इसमें आपको क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ मेटरनल पल्स, बीपी और रेस्पिरेशन, जो माँ है उनका जो पल्स है वो आपको देखनी है, बीपी उनका देखना है और उनका जो रेस्पिरेशन है वो आपको देखना है। इसके साथ साथ असेसमेंट फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक, आपको ये चीज़ें भी देखनी है कि जो मदर है वो उसको जो है शॉक के जो है साइन और सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। इसके साथ साथ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आपको करना है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या देखना है, आपको फंडल हाइट देखनी है, गेस्टेशन एज का आपको पता करना है, देखना है कि कहीं टेंडरनेस तो प्रेजेंट नहीं है, और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है कहीं मदर को वो तो नहीं आ रही, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। इन केस अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो वो कितनी देर में आ रहे हैं, कितने टाइम तक रहते हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा फीटल हार्ट साउंड को ऑस्कल्टेट करके देखना है, फीटल हार्ट रेट आपको देखनी है, और वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है अगर प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो एक्सक्लूड हो चुका है तो। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लेसेंटा प्रीविया में जो है हम कभी भी वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते। इन केस अगर आपको पता चल चुका है कि जो मदर है वो प्लेसेंटा प्रीविया का केस नहीं है तो उस केस में आप वेजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ताकि आप ये चीज़ नोट कर सकें कि ब्लड लॉस कितना हुआ है और जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हुई है या फिर नहीं हुई है, ये सब चीज़ें असेस करने के लिए। आपका थर्ड आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, जितने भी पेशेंट एडमिट हुए हैं एंटीपार्टम हैमरेज के उनको इन्वेस्टिगेट करना है। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए, ब्लड ग्रुप के लिए, आरएच टाइप क्या है इसके लिए, कोएगुलेशन प्रोफाइल, ब्लड यूरिया इलेक्ट्रोलाइट लेवल और लीवर फंक्शन टेस्ट। सो ये जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है ये आपको डन करानी है। उसके बाद आपका आता है इमीडिएट मैनेजमेंट। इमीडिएट मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि subsequent management determined by severity of bleeding, associated symptoms and the gestational age of the pregnancy। immediate management में आपको क्या करना है कि आपको जो है मदर की कंडीशन को बेसिकली असेस करना है कि ब्लीडिंग की क्या सीवियरिटी है और क्या क्या सिम्टम्स जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा वर्क होता है वो होता है कि हमें जो है एक वाइड बोर कैनुला यानी कि जो इन्फ्यूज़न रेट जो है हमें वो सेट करना होता है इसमें।
तो सबसे पहले जो है हम आईवी लाइन जो है वो पेटेंट करते हैं मदर की, और जो है मतलब कैनुला मदर को लगा देते हैं एक लार्ज साइज़ का, जिसमें हम ज़्यादातर जो है ग्रीन ही यूज़ करते हैं। तो वो हम मदर को इंट्रावेनस लाइन जो हम सेटअप कर देते हैं, ताकि इन केस अगर जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अरेंजमेंट जो है वो कर सके, और जो मदर है उसको शॉक की कंडीशन में जाने से प्रिवेंट कर सके। इसके अलावा हमारा फिफ्थ आता है सब्सीक्वेंट मैनेजमेंट। सब्सीक्वेंट मैनेजमेंट में आता है कि मतलब फर्दर मैनेजमेंट जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्दर जो आपका मैनेजमेंट है वो डिपेंड करेगा कि ब्लीडिंग कैसी है और जनरल कंडीशन जो है मदर की वो किस तरीके की है। अगर ब्लीडिंग जो है वो कम हो चुकी है, फिर जो जनरल कंडीशन है मदर की वो जो है उसमें सुधार आ रहा है, तो जो है हम आगे मतलब देखेंगे। इन केस अगर नहीं आ रहा है तो जो है हम डेफिनेटिव मैनेजमेंट की तरफ जो है आगे जाएंगे। मैच्योरिटी देखेंगे फीटस की, जो फीटस है वो कितना मैच्योर है या फिर बेबी जो है वो इमेच्योर तो नहीं है। इसके साथ साथ देखेंगे कि फीटस जो है वो डेड है या फिर अलाइव है, और प्रेजेंस ऑफ ग्रोस फिटल मालफॉर्मेशन, यानी कि हम देखेंगे कि जो फीटस है वो डेड है या फिर अलाइव है, और कोई ग्रोस फिटल मालफॉर्मेशन जो है बच्चे के अंदर प्रेजेंट तो नहीं है। इसके अलावा डेफिनेटिव मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, डेफिनेटिव मैनेजमेंट में जो जनरल कंडीशन होती है सबसे पहले ये आपका दो तरीके से होता है जो आपका डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है। इसमें क्या होगा कि जनरल कंडीशन अगर मदर की स्टेबल है और जो प्रेगनेंसी है वो लेस देन 37 वीक है, और जो बच्चा है वो प्री मैच्योर है यानी कि फुल्ली मैच्योर अभी नहीं हुआ है, और जो मदर है वो लेबर में भी नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम टोकोलाइटिक एजेंट्स देंगे ताकि जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का उसको ज़्यादा बढ़ा सकें। बिकॉज जनरल कंडीशन मदर की स्टेबल है, प्रेगनेंसी जो है वो 37 वीक से अभी कम की है, अभी 37 वीक की प्रेगनेंसी नहीं हुई है। साथ ही साथ जो बच्चा है वो भी प्री मैच्योर है, और जो मदर है वो लेबर में भी नहीं है, यानी कि मदर को भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी नहीं आ रहे हैं। तो उस केस में जो है आप टोकोलाइटिक एजेंट्स देंगे ताकि जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का उसको हम बढ़ा सकें। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारी चीज़ आती है इनकेस अगर मदर जो है उसकी कंडीशन स्टेबल नहीं है, मदर जो है वो अनस्टेबल कंडीशन में है। अब जब मदर अनस्टेबल है और जो कंडीशन है फीटस की वो भी स्टेबल नहीं है, और जो प्रेगनेंसी है वो ग्रेटर है, मतलब कि ज़्यादा है, 37 वीक से ज़्यादा बच्चे प्रेगनेंसी को हो चुका है, और जो बेबी है वो भी मैच्योर है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि उस केस में जो है हम वेजाइनल डिलीवरी जो है मदर की कराने की कोशिश करेंगे। इन केस अगर मदर जो है वेजाइनल डिलीवरी प्रेफर कर रही है, तो इन केस अगर जो है फीटस जो है वो डिस्ट्रेस में जा रहा है और वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में जो है हम डिलीवरी करा देंगे मदर की बाय सिजेरियन सेक्शन। सो आज की वीडियो में इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन केस वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ भी यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।